आचार्य रमेशनाथ मिश्र जी, हम ये चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में राजनीतिक जो चेतना है 1857 की क्रांति के बाद में उसका यहाँ पर कैसे प्रादुर्भाव हुआ, कैसे यहाँ पर शुरुआत हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी की अगली कड़ी में कि राजनीतिक चेतना की शुभारंभ तो हो गया, अब ये किस तरह से परिपक्व होती चली गई, इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए। कुछ ऐसी घटनाएं जिनसे हमें समझ में आए कि यहाँ पर जो देश भर में जो एक राजनीतिक आंदोलन खड़ा हुआ तो छत्तीसगढ़ कैसे जुड़ा, और कुछ प्रमुख घटनाएं जो हुई उस दौरान, इसके बारे में हमें बताइए। देश में बंग भंग आंदोलन का काफी प्रभाव पड़ा और उसका जैसा कि एक प्रकार से कहें तो बंग भंग आंदोलन से ही राजनीतिक चेतना प्रज्वलित होकर के काफी प्रभावशाली रही। और उसी समय मैं एक शब्द और कहता हूँ कि जिस समय बंग भंग हुआ उसी समय छत्तीसगढ़ भंग भी हुआ। यानी संबलपुर हमारा एक जिला था जो उड़ीसा को दे दिया गया और 1 जनवरी 1906 को दुर्ग जिला बना। तो उस जाने अनजाने में आज का जो छत्तीसगढ़ है उसका मानचित्र 1 जनवरी 1906 को बन गया था, क्योंकि सरगुजा समूह की जो रियासत थी बिहार बंगाल से उसको छत्तीसगढ़ स्थानांतरित किया गया। तो ये बंग भंग आंदोलन जो है पहली ज्योति का दीजिए कि लौ है जिसने की छत्तीसगढ़ में एक जागृति लोगों में लाई। और पंडित सुंदरलाल शर्मा जैसे व्यक्ति से आंदोलन से अच्छी समय क्या था, बंग भंग की जब बात मैं कर रहा हूँ तो इस समय जो छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना वाले नेता जो थे लाने वाले, तो उसमें वामन राव लाखे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मेघा वाले परिवार के सब उसे मिलते हैं हमको। दूसरा जो कारण मिलता है वो स्वदेशी आंदोलन, नारायण राव मेघा वाले, हाँ स्वदेशी आंदोलन का मिलता है 1906 का। तो उसने भी एक जागृति लाई। और इसके पश्चात आप देखेंगे सूरत की फूट की घटना होती है, एक वैचारिक मतभेद कह लीजिए। उस समय पंडित सुंदरलाल शर्मा मंच में उस समय वॉलंटियर के रूप में थे तिलक जी साथ में। वामन राव लाखे जी का भी नाम प्रमुखता से लिया जाता है। हाँ, उनका वामन राव लाखे जी हैं, माधवराव सप्रे हैं। तो माधवराव सप्रे, वामन राव लाखे, तो ये माधवराव सप्रे जी का कह सकता हूँ मैं कि बौद्धिक चेतना को विकसित करने में बहुत बड़ा योगदान रहा। तो बौद्धिक चेतना के प्रसंग में मैं चर्चा करूंगा। तो यहाँ जैसे आपने कहा राजनीतिक, तो 1905 का बंग भंग हो गया, स्वदेशी आंदोलन वाली बात हो गई, 1907 के सूरत का फूट का हो गया। और उसी समय तिलक को जब जेल भेजा गया था, मंडले गए थे वहाँ, तो एक प्रकार से 7-8 साल तक वातावरण थोड़ा शांत जैसे रहा कह सकते हैं। और तिलक को राजद्रोह के लेख लिखने के इसमें और सप्रे जी को भी उसी संदर्भ में गिरफ्तार किया गया था। और इस समय क्या होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू होता है तो उस समय 1915 में जब महात्मा गांधी जी का प्रभाव अफ्रीका से, वो एक अलग प्रसंग है लेकिन फिर भी उससे यहाँ के लोग अवगत हो गए थे। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय तो जो राजनीतिक चेतना थी वो आज़ादी की भावना के अनुकूल नहीं थी, बल्कि वो मान करके चलते थे कि हम इनको शासन को अगर कुछ ये करें तो हमको स्वायत्तता या शासन करने के हमको कुछ अधिकार दे सकते हैं। तो ये सब प्रसंग मिलता है। और तिलक जी जब जेल से छूटे, आपके कहने का अभिप्राय ये है कि देश भर में उस वक्त राष्ट्रीय स्तर पे जो भी घटनाएं जो आंदोलन हो रहे थे, छत्तीसगढ़ उससे अछूता नहीं था। पूरी तरह से यहाँ के नेता उससे जुड़े हुए थे और पूरा प्रभाव यहाँ पे पड़ रहा था। अभी रमेशनाथ मिश्र जी आप बता रहे थे कि उस वक्त ये जो दौर था 1857 से शुरू हुआ जो दौर, 3 प्रमुख यूं कहें तरंगे, लहरें एक साथ चल रही थी। एक थी राजनीतिक चेतना, उसी के समानांतर जो है वो सामाजिक चेतना भी चल रही थी, एक सामाजिक जागृति भी लोगों में आ रही थी। और जो हमारी कुछ ऐसी कुरीतियां हैं, जो सामाजिक बुराइयां हैं, उनके खिलाफ भी लोग जागृत हो रहे थे और दूसरे लोगों को जागरूक भी कर रहे थे। और साथ ही साथ एक बौद्धिक या सांस्कृतिक चेतना भी चल रही थी। अखबार निकाले जा रहे थे, साहित्य लिखा जा रहा था, इतिहास को, संस्कृति को जानने की एक इच्छा बलवती हो रही थी। तो राजनीतिक चेतना के बारे में आपने बात की, अब हमें थोड़ा सा सामाजिक चेतना के बारे में बताइए, क्योंकि वहां पे अछूतोद्धार की भी यहाँ पर काफी अच्छा, और पंडित सुंदरलाल शर्मा ने तो उसमें बहुत उल्लेखनीय कार्य किया है। इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए। सामाजिक सुधार के अग्रदूत के रूप में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का नाम आता है। और उन्होंने जो अस्पृश्यता निवारण के जो काम किया या कांग्रेस के अधिवेशन में कानपुर लखनऊ क्षेत्र में जो प्रभाव डाला हमारे इस्लामी भाइयों को जनेऊ पहना करके, तो एक सामाजिक सद्भाव समरसता की बात यहाँ पे आती है। और इतना निश्चित है कि 1920 के आते आते तक इनके विकास के लिए शिक्षा या बाल आश्रम या इसके प्रसंग के लिए सब काम उन्होंने किया था। और उनकी एक ये था
था कि जब कभी वो कोई किताब छपवाते थे या उनकी दान लीला बहुत प्रसिद्ध हुई छत्तीड़ी में, छत्तीड़ी के विकास भी किया, उसमें छत्तीड़ी प्रांत लिखते थे वो। तो सुंदरलाल शर्मा ने एक बहुत अच्छा काम किया कि जिन लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, उनके साथ उठना बैठना खाना पीना ये सब व्यवहार रहता था, लोगों को पता नहीं चलता था। और वो समानता उनके मन में एक जागृति लाने के लिए कि तो हम सब समान हैं। जनेऊ पहनाने वाली जो बात थी वो सभी बड़े बड़े नेताओं ने, मालवीय जी या रविशंकर शुक्ला और जितने भी कांग्रेस के नेता थे उन लोगों ने काफी सराहा था। और ये भी प्रसंग मिलता है कि जब 1920 में या बाद में 33 में गांधी जी 2 बार आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने इस मामले में उनको अपना 2 वर्ष ऐसा कहा था। तो कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक संचेतना का दायित्व, जैसे गांधी जी भी उनको अपना गुरु मानते जी, तो सामाजिक संचेतना का दायित्व जैसे राजनीतिक और सामाजिक बात हुई, तो 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण में मैं राजनीतिक सामाजिक संचेतना के लिए मैं गुरु घासीदास जी को आदर्श मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने सामाजिक समरसता और जागृति छत्तीसगढ़ में उत्पन्न की थी। और राजनीतिक संचेतना के लिए क्रांतिवीर नारायण सिंह। अब यह 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की बात कर रहे हैं, तो इसमें सामाजिक संचेतना का काम जो था पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया था। और प्रसंगवश ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने भी 1907 में छात्र आंदोलन की एक शुरुआत की थी, उनको जागृत किया था सामाजिक इस के लिए। और इस बीच में जितने भी हम कहते हैं, चाहे वामन राव लाखे हों, मेघा वाले हों या बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव हों, या इन लोगों ने मिलकर जहाँ पंडित रविशंकर शुक्ल हैं, रामदयाल तिवारी जी हैं, तो ये सब नाम उस समय के आते हैं। और जैसे आपने कहा कि 1915 तक, जैसे हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उस समय फिर थियोसोफिकल सोसाइटी की बात होती है, एनी बेसेंट और तिलक जी वगैरह का, तो उसका प्रभाव छत्तीसगढ़ पर पड़ा था। और उस समय क्या था कि जलियांवाला बाग कांड हुआ था, तो जलियांवाला बाग कांड का प्रभाव भी छत्तीसगढ़ पर पड़ा था। तो और ये सब आंदोलन होते रहे, किसान सम्मेलन होता था। तो इसके माध्यम से एक जहाँ एक और राजनीतिक चेतना रही थी, दूसरे सामाजिक जागृति आई थी। और बौद्धिकता की बात आप करेंगे, 1 जनवरी 1900 को माधवराव सप्रे ने पेंड्रा रोड जैसे अरुणाचल से छत्तीसगढ़ मित्र की एक ज्योति प्रज्वलित की, और 3 साल तक पत्रिका, मासिक पत्रिका छपी। मेरे पास संयोग से उसके मूल अंक है। तो उन्होंने पहले ही अंक में लिखा था कि मैं जो ये पत्रिका निकाल रहा हूँ, तो इसके जिससे जो आय होगा, मैं गरीब विद्यार्थियों को या लोगों को जागृत करने के लिए ये प्रयास कर रहा हूँ। तो जैसे भारत मित्र निकलता था कलकत्ता से, तो ये माधवराव सप्रे ने राजनीतिक और बौद्धिक जागृति इस क्षेत्र में उत्पन्न की। और उसके बाद में हिंदी केसरी के भी वो संपादक रहे। तो 1907 का अंक पहला वो था मेरे पास का। तो इन्होंने राजनीतिक और बौद्धिक चेतना इन्होंने जागृत की, सामाजिक चेतना सुंदरलाल शर्मा ने की, और छात्रों युवकों के बीच में ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे। तो इस ढंग से क्रम बनते रहा। और 1920 जो हमारे इतिहास में बहुत ही, छत्तीसगढ़ के इतिहास में, वैसे भारतीय इतिहास में भी एक युग माना जाता है। 1920 के पूर्व का तिलक युग और 1920 से 47 गांधी युग। तो 1920 का छत्तीसगढ़ के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि जिस बौद्धिक और सामाजिक चेतना ने किया था, तो 1920 में, या इसको आप अलग से ये कर सकते हैं, पर बौद्धिकता में ये जो कानकुच पत्रिका निकली थी 1914 के आसपास, ये जो सामाजिक सरोकार अच्छा जो होता था उस समय, वेंकटेश्वर समय तो बाहर से पत्र तो आते थे, पर यहाँ के लोगों ने प्रजा हितैषी वगैरह इस प्रकार जो प्रयास किया। हाँ, मैं वही असल में जानना चाह रहा लोगों को जागृत किया। आपने छत्तीसगढ़ जो माधवराव सप्रे जी ने निकाला, छत्तीसगढ़ मित्र पेंड्रा से, उसके अलावा भी और भी यहाँ पे कुछ साहित्यिक पत्रिकाएं, पत्र निकले होंगे, उसके बारे में अच्छा, उसमें क्या था कि ये जो बौद्धिक जागृति के केंद्र था वाचनालय, तो यहाँ पे आनंद समाज वाचनालय, बाल समाज वाचनालय, जगदलपुर में पुस्तक भीषण केदारनाथ ठाकुर ने वहाँ किया था। तो ये वाचनालय के माध्यम से एक लोगों को बैठने चिंतन का स्थान था। और पत्रिका का, जैसे मैंने कहा कि इस प्रकार से सब निकलते गए, कोशिशें हुई, लेकिन उसमें आगे चल कर आप देखेंगे कि लेकिन इतना निश्चित है कि बौद्धिक जागृत हुई। अब जैसे मेरे पास सुंदरलाल शर्मा की हस्तलिखित पत्रिका जेल की, हालांकि आपके इसके 1 साल बाद ही आया था सहयोगान, जब जेल गए वो, तो उन्होंने उनका नाम दिया था श्री कृष्ण जन्म स्थान समाचार पत्र द्विमासिक। सचित्र सुंदरलाल शर्मा भी इतने अच्छे चित्रकार थे, आप बैठे 1 मिनट बनाते थे। तो जेल के अंदर अधिकारी के चित्र बनाया, डाला उन्होंने दिया है, और नाम जेल पत्रिका कृष्ण जी के जन्म के कारण उन्होंने दिया, और इतना छपते के लिए पुरानी समाचार का कॉलम दिया। और इसके अलावा मुंशी अब्दुल रऊफ खां, मेघा वाले, हामिद अली, सबका इतना अच्छा जिक्र है। और एक उन्होंने परिकल्पना की थी कि आज़ादी के बाद का जेल कैसा हो, इतने अच्छे लेख, मतलब कविता कहानी, ये सब एक अद्भुत पत्रिका है वो। तो कहने का तात्पर्य, अच्छा उसमें एक घटना मैं और बताना चाहूंगा जो 1920 की पहले की, लेकिन सुंदरलाल जी ने इसको महत्व दिया है। ये शायद किसी और जगह मेरे को जानकारी नहीं आती है कि जेल में जलियांवाला बाग कांड के दिन को राष्ट्रीय दिवस के रूप में कैदियों ने मनाया, रायपुर जेल में।
अद्भुत घटना ये बहुत बड़ी घटना कि अंग्रेजों की जेल में राष्ट्रीय दिवस के रूप में कैदियों ने वहां पे मनाया और घटना घटी उस दिन उन्होंने खाना नहीं खाया। तो यहाँ सुंदरलाल शर्मा जेल में भी एक प्रकार से सामाजिक समरसता और जागृति का काम यहाँ के नेता कर रहे थे। लाखे जी जी मेघावाले जी जितने लोग थे यहाँ पे, मतलब पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के नेतृत्व में सारे कैदियों ने उस दिन उपवास रखा जलियांवाला कांड। जिसमें क्या था कि शिवदास डागा, महंत लक्ष्मीदास, बहुत सारे वैष्णवदास 20 के समय में जो वरिष्ठ नेता थे पंडित रत्नाकर, घनश्याम सिंह गुप्ता, उन्होंने तार समाज के माध्यम से सेवा की। तो ये एक पीढ़ी जो 1920 के आते तक यहाँ के लोगों को इतनी जागृत कर चुकी थी कि उसका अंजाम हम देखते हैं आगे चल करके भारत छोड़ो आंदोलन में, रायपुर षड्यंत्र केस में, जो कि 1857 क्रांति के बाद में ये घटना घटी थी। जी, इतने अच्छे से आप बता रहे हैं और लगातार इतने रोचक ढंग से, और आपको मुंह जबानी सारी जो है वो तारीखें याद हैं, इतनी घटनाएं आपको याद हैं, आप विशेषज्ञ एक अथॉरिटी तो माने जाते हैं। आपकी बातें सुनकर दो चीजें मेरे जहन में आ रही हैं। पहली तो ये कि उस समय के जितने भी नेताओं के आप नाम ले रहे हैं, चाहे वो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हो या दूसरे हमारे नेता हो, वे सब एक बहुत अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने अपनी लेखनी से भी एक सामाजिक और राजनीतिक जागरण का काम किया। और दूसरी एक जो महत्वपूर्ण बात आपने हमारे श्रोताओं को बताई कि जो राजनीतिक और सामाजिक जागरण उस वक्त हो रहा था, उस समय वाचनालयों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये आज भी उतना ही खरा बैठता है कि एक जागरूक समाज तभी हो सकता है, अपने अधिकारियों के लिए तभी लड़ सकता है जब वो शिक्षित होगा, जब वो चीजों को जानेगा। तो उस समय ये नेताओं ने या दूसरे संगठनों ने वाचनालय जगह जगह बनाए, आनंद वाचनालय हो, बाल वाचनालय हो, और वहां पर हमारे युवा वर्ग उधर जाता होगा, वो पढ़ते होंगे इन पत्रिकाओं को और बाकी जो पुस्तकें हैं उन्हें, और वो एक जागृति का एक फैलाव हुआ। कवि समाज, राज्य में भी अच्छी लाइब्रेरी थी, मतलब सब जगह का अच्छा जागरूकता का बोध हुआ था। अब 1920 की आपने बात की तो विकास पत्रिका निकलनी शुरू हुई थी। अच्छा। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से, और 10 सालों पत्रिका चली। जी। उस पत्रिका में जितने लेख हमको मिलते हैं वो सब एक जागृति के, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो भी। और 1935-38 में फिर इन लोगों ने आगे चल करके, इसको प्रभाव स्वरूप बता रहा हूँ मैं, बाकी तो उसमें फिर वो उत्थान पत्रिका निकली, पंडित रविशंकर शुक्ल, सुंदरलाल त्रिपाठी जी सब का आता है। और फिर एक कांग्रेस पत्रिका 1937-39 तक निकली, जिसमें कि एक बौद्धिक जागृति हमको दिखता है। और मैं तो देखता हूँ कि भारत माता का चित्र है, नंद कुमार दानी उसके संपादक हैं, महात्मा गांधी का मुख पृष्ठ पर है। ऐसा अद्भुत बौद्धिक प्रयोग हुआ था 20वीं शताब्दी पूर्वार्ध में कि लोग बहुत कम याद करते हैं, पर हमने जितने भी अन्वेषण कराए उसके माध्यम से जो चीजें आई, मेरे पास तो मूल दस्तावेज हैं। जैसे अंग्रेजों ने सिद्ध करने की कोशिश की कि राष्ट्रीय आंदोलन जो कर रहे हैं वो धर्म के खिलाफ है। रतनपुर में बैठक हुई थी जमींदार और इन लोगों का। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं, प्रसंग उसका भी चर्चा करेंगे। लेकिन इतना निश्चित है कि 1857 से 1920 के समय राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उतना ही सहभागी था जिस प्रकार से कि छत्तीसगढ़ हर कदम में राष्ट्र के साथ था, हर कदम ताल मिला रहा था। पूरा सामाजिक जागृति हो, चाहे बौद्धिक जागृति हो, चाहे राजनीतिक हो, छत्तीसगढ़ कहीं भी पीछे नहीं रहा। और इस कालखंड ने जो 1857 से लेकर 1920 का है, एक यूं कहें कि एक नींव का काम किया। राजनीतिक, बौद्धिक और सामाजिक चेतना की एक नींव जो पड़ी, उसी ने हमें आजादी दिलाने में, फिर जो है वो हमारी आजादी की इमारत खड़ी करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो रमेश नाथ मिश्र जी, आपका हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं।